हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब सीरीज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यानी भू आकृतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रकार के एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्या है, भी आवश्यक है। आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृति में हम लोग सबसे पहले चट्टान की बात करते हैं। तो चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान पृथ्वी का ठोस भाग होता है। दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से क्या होता है? चट्टान का निर्माण होता है। इसके चट्टान के प्रकार की बात करें तो चट्टान तीन प्रकार के होते हैं: इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, और रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। बात करें इग्नियस रॉक की, तो लावा के शीतलीकरण से बनता है। यह कठोर चट्टान होता है, रवेदार होता है, अपारगम्य चट्टान होता है। क्या होता है? अपारगम्य होता है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहता है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो अवसादों के जमाव से निर्माण होता है। नाम ही है अवसादी चट्टान। इसमें परतें पाई जाती हैं क्योंकि परत दर परत जमा होता है। जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें, जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति इसमें होती है। और निर्माण की प्रक्रिया शिलीभवन, सिलिफिकेशन कहलाती है। और सारी चट्टान की निर्माण प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। एग्जाम्पल में देखें तो साल्ट रॉक, नमक की चट्टानें, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सेल, क्ले यानी मृतिका, और सैंडस्टोन बालू पत्थर शामिल हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, इसका निर्माण उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण होता है। मेटामॉर्फिक चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण उच्च दाब एवं उच्च ताप के कारण होता है। निर्माण की प्रक्रिया मेटामॉर्फिज्म, रूपांतरण या कायांतरण कहलाती है। समांतर जीवाश्म का अभाव होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। बात कर ले प्रमुख मेटामॉर्फिक रॉक की, तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीच में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण शिस्ट में होता है। लाइमस्टोन का मार्बल में होता है। कोल का डायमंड में होता है। सैंडस्टोन का क्वार्ट्ज में होता है। और सेल का स्लेट में रूपांतरण होता है। अगली टॉपिक हमारी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जैसे कहते हैं अर्थ के तीन लेयर होते हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर क्रस्ट से हम लोग कोर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। सतह से कोर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्यों बढ़ता है? घनत्व क्यों बढ़ता है? तो घनत्व उच्च दाब के कारण बढ़ता है। तापमान भी बढ़ता है। सतह से केंद्र पर जाने पर तापमान बढ़ता है। 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। कारण क्या है? तो दाब अधिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताप बढ़ता है। और केंद्र से वियुक्त होने वाली ऊष्मा के कारण ताप बढ़ता है। केंद्र की ओर, सतह से केंद्र की ओर जाने पर दाब भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भारी पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्या होता है? दाब बढ़ता है। अब इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर की बात करें तो अभी बात की है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। क्रस्ट की बात करें तो यह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। यह 35 से 50 किलोमीटर मोटी परत होती है। क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 से 50 किलोमीटर मोटा होता है। जो ग्रेनाइट होता है इसका घनत्व कम होता है। ओशियानिक क्रस्ट जो 6 से 8 किलोमीटर मोटा होता है, जो बेसाल्ट से बना होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में भी विभाजित किया जाता है। अगली है सीमा, मेंटल। क्या है? मेंटल, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सीमा कहते हैं। इसे दो भागों में बांट सकते हैं: अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल पिघली हुई अवस्था में होती है, दुर्बल मदन स्टेनोस्फीयर का निर्माण करती है, इसमें मैग्मा पाया जाता है। लोअर मेंटल की बात करें तो यह सॉलिड है, इसका घनत्व क्या है? अधिक है। तीसरा हमारा पृथ्वी की परत है कोर, जिसमें निकल और फेरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है।
इनर कोर और आउटर कोर में इसे डिवाइड किया जाता है। टेम्परेचर, इनर कोर का टेम्परेचर अधिक होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक। डेंसिटी भी इसका क्या होती है, अधिक होती है। इनर कोर सॉलिड अवस्था में है। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है, इसकी डेंसिटी कम है। क्या है, कम है। फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये है ऊपर वाला फिगर देखिए, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये अंदर वाला क्या है, ये जो येलो से ये क्या है, कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। इसमें हम देख सकते हैं, फिगर को समझ सकते हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट, जिसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भी शामिल है। अब बात आता है अपर क्रस्ट और जो पृथ्वी की संरचना है इसको अलग करने वाली डिस्कंटिन्यूटी लाइन को। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा को क्या रेखा कहते हैं, कोनार डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, कोनार डिस्कंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करने वाली रेखा को कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी। आउटर कोर और लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करने वाली रेखा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली रेखा को लीहमैन डिस्कंटिन्यूटी और समतलता रेखा कहा जाता है। अगली है हमारा टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक। क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो प्लेटें की गति एवं इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेट्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्लेट्स को दो भागों में बांटा गया है, बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और अफ्रीकन प्लेट शामिल है। छोटी प्लेटों की संख्या बहुत अधिक है, 32 से अधिक है बहुत, जो जैसे नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, सब क्या है, छोटे प्लेट्स के उदाहरण है। प्लेट जो है, प्लेट हमारी गतिशील अवस्था में है। क्या है, गतिशील अवस्था में है। इसका कारण क्या है, कन्वेंशनल करंट, यानी जो हमारा अपर मेंटल है वो क्या है, लिक्विड अवस्था में है, जिसके कारण क्या है, वहाँ संवहन तरंगें चलती है। इस कारण प्लेट में क्या है, प्लेट में मोशन है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर उच्च ताप के कारण होती है। कन्वेंशनल करंट की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर उच्च ताप के कारण होती है। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मोशन ऑफ प्लेट, प्लेटों की गति की बात करें तो प्लेटें 3 प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की गति, 3 प्रकार। अभिसारी गति यानी कन्वर्जेंट मोशन, अपसारी गति डाइवर्जेंट मोशन, समानांतर गति और यानी पैरेलल मोशन। कन्वर्जेंट मोशन यानी अभिसारी गति की बात करें तो 2 प्लेटें हैं, फिगर में देख सकते हैं, 2 प्लेटें ए और प्लेट बी है। तो दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये क्या कहती है, अभिसारी गति कहती है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, फोल्ड माउंटेन, मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। प्लेटों का क्षेपण है, यानी सबडक्शन होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर समा जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है। विनाशी गति डिस्ट्रक्टिव, जो अभिसारी गति इसको डिस्ट्रक्टिव गति कहते हैं। ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, किसमें, अभिसारी गति में। बात करें अपसारी गति में, फिगर देखिए, 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसमें क्या होगा, दरार का निर्माण होगा। जाहिर सी बात है, दूर जाएंगे तो दरार का निर्माण होगा। ज्वालामुखी विस्फोट होगा। महासागरीय कटक का निर्माण होगा, लावा निकलेगी यहाँ से तो महासागरीय कटक का निर्माण होगा। नए क्रस्ट का निर्माण होगा, रचनात्मक, इसे कंस्ट्रक्टिव मोशन कहा जाता है। इसी इनके कारण भूकंप आते हैं, अपसारी गति के कारण भूकंप आते हैं। बात करें समानांतर गति की, तो यहाँ देखिए ए और बी 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समानांतर गति कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, रगड़ खा रहे हैं। इसे संरक्षी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षी गति। इनके कारण भूकंप आते हैं, कहते हैं भूकंप आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आखिर महाद्वीप विस्थापन किसे हुई, तो जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन कंसेप्ट दिया गया। उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना और महाद्वीपों की गतिशीलता को
प्रमाणित करना। तो विज्ञान के अनुसार प्रारंभ में एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पेंसिलासा। पेंजिया मतलब होता है लार्जेस्ट लैंड, यानी विशाल भूखंड होता है। तो पेंजिया का विखंडन हुआ, कारण क्या था? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पेंजिया का विखंडन हुआ, जिसे पेंजिया के दो खंड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं, और गोंडवाना लैंड, दो प्लेटों में पेंजिया टूटा, दो भागों में टूटा। जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड टूटा, यूरेशिया का निर्माण हुआ, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड टूटा तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर जैसे महाद्वीप प्रद्वीप बने। अब कैसे हम पता करेंगे कि कैसे इसका सबूत क्या है? ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत के कारण ये क्या हुआ, टूटा है। तो इसके प्रमाण के रूप में कहा जिग्स ऑफ फिट का कंसेप्ट। क्या किया? जिग्स ऑफ फिट, यानी अफ्रीका और साउथ अमेरिका के तट को आपस में मिलाएंगे तो एक दूसरे में ये बैठ जाएंगे, आकर एक दूसरे में बैठ जाएंगे, लगता है वहीं से टूटे हुए हैं, आगे से फिट हो जाएंगे। रॉक स्ट्रक्चर, चट्टानों के समान है। प्लेसर डिपोजिट, प्लेसर के नीचे घना तट पर देखेंगे सोना मिलता है, वहीं ब्राजील के तट पर सोना मिलता है, इसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ठीक, टिलाई डिपोजिट हिमालय निक्षेप। फिर जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। क्लाइमेट एविडेंस, जलवायु संबंधी प्रमाण भी मिलते हैं। अगला टॉपिक बात कर लें, हमारा अगला टॉपिक है भूकंप। क्या है? अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक उद्गम होता है, भूकंप की उत्पत्ति दो प्लेटों टकराने से क्या होती है? अलग अलग तरीके की भूकंप की उत्पत्ति होती है। यह भूगर्भिक गतिविधि है। फोकस हाइपोसेंटर। भूकंप मूल वह क्षेत्र है जो सतह के नीचे होता है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। एपिसेंटर या अधिकेंद्र की बात करें तो पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अनुभव पृथ्वी पर जहाँ पहले होता है वो उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। इसका मापन सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से किया जाता है। स्केल, एक रिक्टर स्केल से इसका मापन किया था। रिक्टर पैमाना जो होता है, रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर पैमाना परिमाण बताता है। वैज्ञानिक स्केल है, 2 नंबर के बीच 6 औंस की ऊर्जा निकलती है। मर्केली पैमाना भी है जो भूकंप से होने वाली क्षति को मापता है या तीव्रता का मापन करता है। यहाँ फिगर में देखें तो फिगर में देख सकते हैं, व्हाइट कलर से मार्क कर रहे हैं। ये जो है देखिए व्हाइट कलर से, यहाँ जो है ये क्या है? फोकस है। यहाँ भूकंप मूल है, यहाँ से उत्पत्ति निकलती है, यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई है। और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ देखेंगे ये क्या है? ये है ईपी सेंटर। क्या है? ईपी सेंटर, जहाँ पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सबसे पहले जहाँ भूकंप का महसूस किया गया वो क्या है? ईपी सेंटर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे भूकंपीय तरंगे। जो भूकंप आती है तो कितने प्रकार के तरंगे निकलते हैं? तो भूकंप के 3 प्रकार के होते हैं। एल वेव यानी सरफेस वेव, प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स। एल वेव जो है सतह पर गति करती है, इनकी गति न्यूनतम होती है और क्षति इनसे अधिकतम होती है। प्राइमरी वेव्स की बात करें, ये प्राथमिक तरंग होती है। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, इनकी गति अधिकतम होती है। ध्वनि तरंग के समान गति होती है। ठोस द्रव या गैस तीनों से गति कर सकती है। आंतरिक भाग में गति करती है, पृथ्वी के अंदर गति करती है। बात करें सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स की, तो आंतरिक भाग में गति करती है। अनुपस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव होती है, केवल ठोस में गति करती है। एस वेव केवल ठोस में गति करती है। प्रकाश तरंगों के समान एस वेव प्रकाश तरंगों के समान होती है। भूकंपीय तरंग की बात करें तो वेग और घनत्व समानुपाती होता है, यानी घनत्व बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, घनत्व कम होगा तो वेग भी इसका कम होता है। बात करें छाया क्षेत्र की, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूकंपीय तरंगों के प्रभाव क्षेत्र से बचा रहता है, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंच पाती है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। पी वेव की तुलना में एस वेव का छाया क्षेत्र अधिक होता है। छाया क्षेत्र जो है अधिकांशतः छाया क्षेत्र मुख्यतः 105 डिग्री से 50 डिग्री के बीच रहता है। फिगर में हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए
इसको मान लीजिए फिगर ए और इसको मान लीजिए फिगर बी। देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ हमारा भूकंप व्हाइट वाले है, भूकंप का ओरिजिन यहाँ हुआ है। और ये जो 105 डिग्री से यहाँ जो 105 डिग्री क्षेत्र, ये जो हल्का ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? यही शैडो क्षेत्र है। यहाँ भूकंपीय जो वेव्स है ये यहाँ भूकंपीय लहरें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ये हमारा एस वेव का शैडो जोन है। क्या है? एस वेव का। और ये फिगर बी में देखिए तो जो हल्का ये वाला क्षेत्र है, हल्का ग्रीन, ये हल्का ग्रीन, ये पी का शैडो जोन है। क्या है? पी का शैडो जोन है। देखिए एस का शैडो जोन क्या है? अधिक है, और पी का शैडो जोन कम है। वही कर रहा है, टी वेव की तुलना में एस वेव का छाया क्षेत्र बृहत होता है। अगला देखें, 1800 रुपये का ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। तो विस्फोट से निकलने वाला पदार्थ ज्वालामुखी पदार्थ कहलाता है। ज्वालामुखी पदार्थ में कितने क्षेत्र आते हैं? कितने चीज आते हैं ज्वालामुखी पदार्थ में? कितने सब्सटेंस आते हैं? तो ज्वालामुखी राख आता है, गैस आता है, और पिघला हुआ पदार्थ आता है। राख आप लोग समझते हैं। गैस की बात करें तो गैस के रूप में जलवाष्प, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। पिघला पदार्थ की बात करें तो पिघला पदार्थ दो प्रकार से निकलता है, एक तो सतह पर आता है और दूसरा एक आंतरिक भाग में भी रहता है। आंतरिक भाग में जो सतह पर आता है उसे लावा कहते हैं, और आंतरिक भाग जो रहता है मैग्मा स्टेनोस्फीयर में रहता है। जो लावा सतह पर बाहर निकलता है वह दो प्रकार का होता है, एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय। एसिडिक लावा गाढ़ा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा जो होता है पतला होता है, यह सील बनाता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा जो पतला होता है वो अधिक दूर तक फैल जाता है, और एसिडिक लावा जो गाढ़ा होता है वो कम ही दूर तक फैलता है, अधिक दूर तक नहीं फैल पाता है। ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें तो अभिसारी गति के कारण होता है, और अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर काल्डेरा कहलाता है। सबसे बड़ा क्रेटर होता है उसे काल्डेरा कहता है। सक्रियता के आधार पर बात करें तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, जैसे कोटोकोक्सी, हवाईयन, बैरन, स्टोमली, यानी उसमें से हमेशा क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी उद्गार उसमें होता रह रहा है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी यानी फुजियामा, नारकोंडम, ऐसा क्या है? सुषुप्त है, यानी कभी कभी उसमें भूकंप हुआ था लेकिन अभी क्या है? बंद है। कभी भी उसमें से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। बात करें मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट, यानी ये एकदम समाप्त हो गई है ज्वालामुखी के रूप में। इसका अब इसमें ज्वालामुखी उद्गार होने वाला नहीं है। जैसे किलिमंजारो, प्यूपा, कोहे सुल्तान, ये सब क्या है? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्या है? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अगला बात करें वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कैसी कैसी आकृतियां बनती हैं? तो आकार की बात करें तो ज्वालामुखी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ज्वालामुखी स्थलाकृति दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक स्थलाकृति और एक बाह्य स्थलाकृति। आंतरिक स्थलाकृति की बात करें तो बैथुलिथ सबसे बड़ा होता है, फेकुलिथ तरंग के रूप में होता है, लेकुलिथ उत्तल आकार में ऐसे उभार होता है, लेपुलिथ अवतल आकार में ऐसे होता है, सिल हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, डाइक परपेंडिकुलर होता है। ये सब आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। एक्सक्लूसिव की बात करें बाह्य आकृतियां तो सिंडर कोन, राख या पैरोक्लास्ट से बनता है। कंपोजिट कोन सबसे बड़ा कोन होता है। मिश्रित शंकु अलग अलग परत में ज्वालामुखी पदार्थ के जमाव से निर्मित होता है। पैरासाइटिक कोन सबसे बड़े शंकु पर छोटा शंकु होता है। एसिडिक कोन अम्लीय शंकु, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक कोन क्षारीय शंकु, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अब आगे आते हैं लैंड फॉर्म्स यानी स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर लैंड फॉर्म्स यानी नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। नदी क्या क्या कैसी कैसी आकृति बनाती है? तो नदी भी आकार की घाटी बनाती है, गॉर्ज कैनियन बनाती है, जलप्रपात
उन्नयन कुंड बनाती है, छिपरिका बनाती है, बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है, टीला यानी मोनाल रॉक का निर्माण करती है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है, नदी विश्व गोकुल झील का निर्माण करती है, डेल्टा और एस्चुअरी का निर्माण करती है। फिगर में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ ग्लेशियर है, लेक है, रिपीट मतलब छिपका है, वाटर झरना का निर्माण करती है, फोर्ट प्लेन बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है, क्या करती है, बाढ़ का निर्माण ट्रिब्यूटरी है, ऑक्सबो लेक भी क्या है, ऑक्सबो लेक मतलब गोकुल झील का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है और समुद्र का अंतर मिल जाती है। अगला है वायु द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, हवा द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। तो मशरूम रॉक, देखिए यहाँ मशरूम रॉक ये है, मशरूम रॉक का निर्माण करती है। यार्डान, यूजिन, ड्राई कंटर, सेंट ड्यूज एंड बरकान, प्लाया लेक और लोवेस का निर्माण करती है। यहाँ देखिए फिगर में ये मशरूम रॉक है, ये मशरूम रॉक है, ये यूजिन है, ये डोमेशियंस है और ये यार्डान का निर्माण किसी तरह वायु द्वारा बनाया गया आकृति है। अगला बात करते हैं, तो अगला कौन है, अगला है हिमनद द्वारा बनाई गई, इसी तरह हिमनद ग्लेशियर द्वारा बनाई गई। तो हिमगह्वर, सर्क का निर्माण होता है, टॉर्न का निर्माण होता है, हॉर्न का निर्माण, अरेट, नुनाटक, बर्गश्रुंड, कंघीनुमा स्थलाकृति, यू आकार की घाटी, मोरेन या हिमोर, ड्रमलिन, व्हाइट वाश्ड प्लेन, सफेद मैदान का निर्माण किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। चूना प्रधान स्थलाकृति की बात करें तो सिंक होल, डोलाइन, इवाला, पोल्जे, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली, केव यानी गुफा, पोनार, ब्रिज, भूस्तंभ, स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट का निर्माण किया था किसके द्वारा, कास्ट मॉर्फोलॉजी चूना पत्थर वाले क्षेत्र में। देखिए फिगर में आप लोग देख के समझ सकते हैं ये क्या है, ये जो है ये गुफा है, क्या है, गुफा है, ये आपका गुफा स्तंभ है, ये आपका इसमें देखिएगा तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, देखिए क्या है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट सब है, आप समझ सकते हैं। अगला है फॉल्टिंग या भ्रंशन, क्या है, फॉल्टिंग या भ्रंशन। तो फॉल्टिंग क्या होता है, तनाव मूलक बल के कारण फॉल्टिंग होता है। भ्रंशन यहाँ देखिए प्लेट है, एक प्लेट है, इसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, तनाव कैसे होगा, नीचे के जो संवहन धाराएं चल रहे हैं, संवहन धाराएं, उसके द्वारा क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा और जब प्लेट एक दूसरे में तनाव होगा तो उसमें दरार आता है, क्या आता है, दरार आता है और प्लेटें नीचे धस जाती है, भ्रंश उत्पन्न होता है। इससे क्या बनता है, फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन निर्माण होता है, जैसे विंध्यन, सतपुरा, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से भ्रंशन से निर्माण हुआ है। रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जैसे एग्जाम्पल लाल सागर अफ्रीका की भ्रंश घाटी को देख सकते हैं। फोल्डिंग, जब प्लेटों में संपीड़न होता है तो क्या होता है, फोल्डिंग, प्लेटों में वलन होता है, इससे अपनति, एंटीक्लाइन और अभिनति, सिंक्लाइन उठा हुआ क्षेत्र अपनति और धंसा हुआ क्षेत्र अभिनति कहलाता है। मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, इससे क्या होता है, मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृतिक विज्ञान के टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाभ उठा सके और जल्दी से जल्दी जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक को रिवाइज कर सके। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।